वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। आज की क्लास में हम लोग, यह हमारी 9th क्लास है और इसमें हम जो अपने प्री कम मेंस के लिए पॉलिटी सीरीज चला रहे हैं वही का ये 9वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा वहाँ ऐतिहासिक विकास को कंप्लीट किया था, 1935 तक पढ़ा था। उन्हीं सभी एक्ट को इस लेक्चर में पहले रिवीजन करेंगे और फिर यूपीएससी के पीवाईक्यू यानी कि प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कशन करेंगे। साथ में ही घटना चक्र इत्यादि से और अन्य ग्रंथों से जो क्वेश्चन हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सभी का डिस्कशन इस लेक्चर में होगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, यह प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज भी है, आप ऐसा समझें, क्योंकि इसमें शॉर्ट में मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। जिसको डीप में पढ़ना है वो हमारे लेक्चर कंप्लीट जहाँ मैंने पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, जिस प्लेलिस्ट में है अपलोड है, वहाँ आपको देखना होगा। वहाँ का यदि ऐतिहासिक विकास आप देखना चाहते हैं तो आपको लेक्चर नंबर 7 और 8 देखने होंगे, जिसमें मैंने ऐतिहासिक विकास को बहुत डीप में अध्ययन कराया है। यहाँ मैं शॉर्ट में रिवीजन मात्र करा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जस्ट अपन को क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो ये रिवीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट किया लाया गया था, यह पहला कदम था कि जब ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों पर नियंत्रण किया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किया। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किया वो भारत में थी, तो भारत में हम पर नियंत्रण किया। इसका मतलब ये कि उसका इस रेगुलेटिंग एक्ट का यदि हम उद्देश्य देखें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्य को देखते हैं तो इसका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना या उसके कार्यों को विनियमित करना। ठीक है, इसने कई सारे कार्यों को पहचाना, जैसे उसके राजनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, इन सभी को पहचाना। भारत में यह पहला था कि केंद्रीय प्रशासन की पहली बार नींव पड़ी, तो इसी एक्ट के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। इसकी विशेषताओं को यदि देखें कि क्या इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं रहीं, तो इसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में पद बनाया गया, यानी कि इसके पद की पदोन्नति करके गवर्नर जनरल बंगाल का, तो गवर्नर जनरल हो गया। पहले एक केवल मात्र गवर्नर था। ध्यान रखिए, पूछा जाएगा पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डीप में समझ लिया था। अब देखो, यहाँ एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का निर्माण किया गया और हेस्टिंग यानी कि आपको बता ही दिया है, तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसका क्यों गठन किया गया, तो इसका गठन इस वारेन हेस्टिंग की सहायता के लिए किया गया, सलाह के लिए किया गया। और इसमें जो सदस्य थे, ठीक है, इसमें सदस्य क्या थे, जो सदस्य थे इसके, तो इनका कार्यकाल जो था वो 5 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया गया। सदस्य भी 5 ही थे, चूंकि 4 सदस्य ये और एक सदस्य वारेन हेस्टिंग था, तो टोटल 5 हो जाते थे। इसे अगले एक्ट में आप देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें से 4 सदस्यों की जगह 3 सदस्य कर दिया गया है। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके तहत किया क्या गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसके अधीन मद्रास के गवर्नर को और बम्बई के गवर्नर को करवा दिया, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण विशेषता है रेगुलेटिंग एक्ट की, यानी कि 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। इसमें के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम एलिजा एम्पे था। ये आपसे पूछा जाएगा आगे कि इनके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, तो एलिजा एम्पे। हाँ, एक काम और कि कंपनी के जो लोग थे यहाँ कार्य कर रहे थे, उनको निजी व्यापार करने पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया। क्या किया गया कि अब आप लोग निजी व्यापार यहाँ नहीं कर सकते हो। तो इस स्वरूप में हम लोगों ने देखा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट है और रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। अब हम लोग इसके बाद, चूंकि रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं और ज़्यादा डिटेल्स कर नहीं रहा हूं। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और प्रशासन को और अच्छे से नियंत्रण करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। मैंने बताया था कि पिट्स वहाँ के पक्ष सत्ता में आए, तो इसको गरुड़ एक्ट भी कहते हैं। कि गरुड़ एक्ट का मतलब इसलिए, मतलब कहते नहीं है, मैं कह रहा हूँ गरुड़ एक्ट क्यों, चूंकि इसमें
कंपनी के पंखों को काट दिया गया, ठीक है, यानी कि कंपनी को, गरुड़ को मारा नहीं गया लेकिन कंपनी के पैर काट दिए गए, यानी कि नियंत्रण और अधिक बढ़ाया गया इस एक्ट के माध्यम से। तो देखो 1700 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश संसद में संशोधित अधिनियम पारित एक और हुआ था 1781, तो वो भी है। चलिए, एक्ट, उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते थे। अब इसकी विशेषताएं क्या है कि पृथक क्रिया ज्ञा। अभी तक क्या था कि अभी पिछले एक्ट में राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य एक साथ थे, अब राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, है ना। जो निर्देश, अब दो बोर्ड हो गए। अब एक क्या किया गया, एक तो जो यहाँ परिषद थी वो तो थी ही, है ना। अब ये क्या कर दिया गया, एक चीज का और गठन कर दिया गया, नियंत्रण बोर्ड, है ना। नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया। और क्या किया नियंत्रण बोर्ड, एक तो हो गया निर्देशक बोर्ड और एक हो गया नियंत्रण बोर्ड, अब दो हो गया। पहले जो इससे पहले था वो निर्देशक परिषद मात्र बनी हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें यह कार्यता क्या था, नियंत्रण बोर्ड सैन्य व सरकार के सैन्य मामलों पर ध्यान रखता था, राजस्व संबंधी गतिविधियों पर ध्यान रखता था, ये अधीक्षण करता था, नियंत्रण करता था, यानी कि देखता था कि क्या ये जो कार्य कर रहा है गवर्नर जनरल, ये सब ठीक चल रहा है। भारत में ब्रिटिश संपत्ति का राजस्व, यानी कि भारत में जो ब्रिटिश संपत्ति थी उसका राजस्व ये सभी देखता था, है ना। और देखो, और इसमें जो निर्देशक मंडल था वो क्या करता था वाणिज्यिक मामलों में, तो ये वस्तुतः राजनीतिक मामला, और ये जो निर्देशक मंडल था ये क्या करता था, ये वाणिज्यिक मामलों को करते थे। और नई संस्था का जो नियंत्रक बोर्ड बना राजनीतिक मामलों में हेतु, है ना, इसका किया गया। अतः द्वैध शासन का आरंभ हो गया। द्वैध शासन यानी कि एक तो निर्देशक मंडल और एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन, यानी कि अलग अलग द्वैध शासन कर दिया। हालांकि आपको बताऊं द्वैध शासन का थोड़ा सा अंतर आगे जाके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया था द्वैध शासन का मतलब ये जब विषयों को दो वर्गों में बांटने, हस्तांतरित और आरक्षित, जो मैंने 1919 में पढ़ाया था, तो वो ध्यान रखना है। नियंत्रण, अब देखो इस एक्ट दो कारणों से महत्वपूर्ण है। वो दो कारण क्या हैं देख लीजिए। एक तो यह है कि कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो पूछा जाता है कि भाई मतलब ऐसा ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया कि जो भारत में जिस हिस्से को अंग्रेजों ने जीत लिया ना, उसे भारतीय हिस्सा नहीं कहा, ना ही कंपनी का हिस्सा कहा, उसे इस एक्ट में कहा कि ब्रिटिश के आधिपत्य का क्षेत्र, यानी कि ब्रिटिश के बाप का है, ऐसा कहा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसी भाषा का प्रयोग किया हूं कि आपको याद रहे कि ब्रिटिश के बाप का है, ऐसा कहा उन्होंने, यानी कि ब्रिटिश आधिपत्य का है। इसमें ब्रिटिश सरकार में दूसरा क्या था कि कंपनी के प्रशासन पर अब पूर्ण नियंत्रण हो गया, क्योंकि उसकी दोनों गतिविधियों को, वाणिज्यिक गतिविधियों को, राजनीतिक गतिविधियों दोनों को देखा गया। भारत में इसका प्रशासन के पर भी नजर रखी गई, तो ये दोनों काम इसमें हुए। तो इस दृष्टि से पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इसमें नियंत्रण बोर्ड आ गया और दो मतलब राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य दोनों को नियंत्रित किया जाने लगा। ठीक है, तो यह और भी नियंत्रण को बढ़ावा दिया। मैंने पहले भी बताया था कि अधिकतर जो वो आपके रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के पिट्स इंडिया एक्ट जो भी आएंगे, यानी कि 1873 से के बाद के जो भी एक्ट हैं, उन सभी में 1853 तक देखें तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है, यानी कि शक्तियों को एकात्मक किया गया है ना, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है। उस तदोपरांत 1858 के बाद 1947 तक आप देखें तो इसमें विकेंद्रीकरण की स्थिति देखी गई है। चलिए, ये सब बातें आप लोग जानते हैं, आगे चलता हूं। यदि आपको बहुत डीप में इसको अध्ययन करना है तो आप वो लेक्चर देखेंगे। चलिए, इसके बाद हम 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं, इसमें के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या रहे और इसको भी समझते हैं। देखिए, जो 1813 का कोई बात नहीं, इसमें 1813 वाला दिया नहीं है। 1813 वाले को आप वहीं से रिवीजन करिएगा, यहाँ मैं रिवीजन करवा नहीं रहा हूँ। वैसे मैं आपको महत्वपूर्ण बातें उसकी यहीं बता देता हूँ। जो 1813 का अधिनियम था, उसमें 1813 वाले में मूल बात ये थी कि उसमें चीन के साथ व्यापार प्लस चाय का व्यापार,
छोड़ करके चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार ब्रिटिश कंपनी कर सकती थी। बाकी जो व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा, शिक्षा के लिए भी यहाँ से पैसा प्रदान किया गया था। 1 लाख रुपया प्रति वर्ष की शिक्षा के लिए भी प्रदान किया गया था। एक और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ईसाई मिशनरियों को धर्म को प्रसारित करने के लिए यहाँ दिया गया था। तो ये 1813 के महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो मैंने यहाँ बता दिए। बाकी आपको देखना है तो इसको आप देखेंगे जो मैंने डीप में पढ़ाया था वहां। तो ये अपने रिवीजन कर रहे हैं, उसी में 1813 का हम लोगों ने देख लिया शॉर्ट में। अब हम लोग देखते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में समझेंगे। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में ये अंतिम कदम था। यानी कि अंतिम कदम ऐसे कि भाई इसके द्वारा सबसे अधिक केंद्रीकरण किया गया पिछले, और ये अंतिम ही था लगभग, ठीक है। और अब इसकी विशेषताएं क्या थी ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण सबसे अंतिम केंद्रीकरण यही था चार्टर, ध्यान रखिए। अब इसकी विशेषताएं क्या थी वो मैं बता देता हूं। अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जिसे कहा जाता था, अब उसे केवल बंगाल का गवर्नर नहीं कहा जाता है, अब उसे कहा जाने लगा इस एक्ट के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल। क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना वह बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब क्या हुआ, इसको शक्ति एक नागरिक मामले, सैन्य मामले सभी ये देख सकता था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्ति इसको प्रदान कर दी गई कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए ये विशेष विधायी शक्ति बना सकता है। ध्यान रखिए, यानी कि विधान कहाँ बनेगा अब मतलब अब मूल कार्य का विधान बनाएंगे ये, और बाकी सब यानी कि प्रांतों से विधान की शक्ति जो छीनी गई थी वो इसी में छीनी गई थी। ध्यान रखिए, समाप्त क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित किया गया। जैसे कि जो वाणिज्यिक निकाय के रूप में एक जो कार्य करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ राजनीतिक कार्य या सैन्य कार्य वो सब नियंत्रित कर लिए गए। अब वो केवल वाणिज्यिक कार्य के रूप में बची कि वाणिज्यिक कार्य कर सकती थी। दूसरा और क्या किया गया यहाँ कि यहाँ जो केवल एकाधिपत्य था व्यापार पर, किसका? मतलब चीन को चाय का जो बचा हुआ था यहाँ एकाधिपत्य ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो चीन और चाय का जो एकाधिकार था वो भी समाप्त हो गया इस एक्ट के माध्यम से। और अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत में आकर के व्यापार कर सकती थी। तो यह भी एक इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। ध्यान रखिए, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये और एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण हुआ कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, तो खुली प्रतियोगिता का आरंभ शुरू किया गया। तो यह महत्वपूर्ण जो इसमें दिशा जो थे वो हम लोगों ने देख लिए। बाकी डीप में आप दूसरा लेक्चर वो वहाँ जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसे ही देखेंगे। चलिए हम अब पढ़ते हैं 1800, रिवीजन कर रहे हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या महत्वपूर्ण रहा? 1793 से 1853 के दौरान ये अंतिम चार्टर रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है कि 1854 में मेकाले के अंतर्गत एक कमेटी गठी और उस पर उन्हें सिविल सेवकों की भर्ती का चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसी के द्वारा देखो प्रावधान तो 1833 के एक्ट में भी सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का था, लेकिन यह लागू नहीं हुआ था। तो यहां से ये सब आरंभ कर दिया गया। ध्यान रखिए, फर्स्ट टाइम अलग किया गया क्या क्या कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को पहली बार इधर अलग कर दिया गया। और क्या हुआ? प्रथम बार कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को दिया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी कि बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास, बंगाल और आगरा है ना, 4 का स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा स्थानीय द्वारा चुन करके एक व्यक्ति को इधर भेज सकती थी। तो इस टाइप से ये आरंभ हुआ यहाँ, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंसी यानी कि ये स्थानीय स्तर पर चुनाव तो इसे नहीं कहते हैं, चूंकि ये मनोनयन टाइप का था तो वह है। ध्यान रखिएगा क्योंकि चुनाव यहाँ नहीं आया था। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। 1857 का अब क्या हुआ कि इसके बाद 1853 के बाद 1857 का जो सिपाही विद्रोह कहिए आप या जो भी कहना हो, स्वतंत्रता संग्राम कहिए, जो भी कहिए वो हुआ। भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है। मंगल पांडे का नाम आप लोगों ने देखा होगा, मूवी देखी होगी।
ब्रिटिशर्स ने भारत के शासन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ली। चूंकि कंपनी के द्वारा जो शासन किया जा रहा था वो यहाँ विफल हो चुका, कंपनी जो सोच रही थी वह सब विफल हुआ, तो डायरेक्टली ताज के शासन को यहाँ लागू हो गया। और ताज का शासन यानी कि ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश राजा अब डायरेक्ट भारत पर राज करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि ब्रिटिश जो क्राउन थे, ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन थे ये करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट, और ये ईस्ट इंडिया भारत पर शासन करती थी। अब डायरेक्ट ये करेंगे, अब डायरेक्ट क्राउन के द्वारा शासन किया जाएगा, तो ये व्यवस्था यहाँ आरंभ की गई, ध्यान रखिए। अब तो 1858 का जो एक्ट आया, यह पहला एक्ट आया, और अब देखिए विकेंद्रीकरण होगा, यानी कि अब ये इन्होंने ये बात सोच लिया कि देखो अब भारतीयों को यदि हम अपने शामिल नहीं करते हैं इसमें प्रशासन में तो यह गलती है, क्योंकि भारतीयों को शामिल नहीं करेंगे तो वो अपने आप में क्या सोच रहे हैं मालूम कैसे चलेगा, उनके विचार कैसे मालूम चलेंगे, तो सम्मिलित कर लेंगे तो कम से कम उनके विचार क्या सोच रहे हैं, कैसे वो रणनीति बना रहे हैं वो मालूम चलेगा, ठीक है। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया और इसमें क्या किया गया कि इसमें भारत के शासन को अच्छा बनाने का उद्देश्य, यानी कि अब भाई ये कहने के तौर पर इसका उद्देश्य था कि हम भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए डायरेक्टली अब नियंत्रण कर रहे हैं और अच्छा आपके शासन को बनाएंगे। यहाँ एक काम और किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म है, यहाँ ये सब ध्यान रखिए। अब क्या किया गया यहाँ हस्तांतर, यानी कि गवर्नरों, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई, यानी कि कंपनी के द्वारा ये सभी अब ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गई। गवर्नर को कहाँ नियुक्त करना है, क्षेत्र कौन से, राजस्व संबंधी शक्तियां क्या, ये सभी ब्रिटिश ताज को दे दी गई। पदनाम भी यहाँ बदल दिया गया कि जिसको गवर्नर जनरल हम कहते थे उसको कहा जाने लगा भारत का वायसराय, है ना। ये क्या था कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, यानी कि आप ऐसे सोचो कि जो ब्रिटिश ताज था, ठीक है, ब्रिटिश ताज था, इसका एक प्रतिनिधि था। जैसे आज केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है ना राज्यों में, वैसे ही ये ब्रिटिश ताज का होता था, ठीक है, ध्यान रखिए। और इसको यहां इन्होंने क्या कहा कि इसका नाम ये रखा कि अब इसे हम वायसराय कहेंगे, पहले ही गवर्नर जनरल की जगह। तो फर्स्ट जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, जो भारत का पहला वायसराय। तो आपसे पूछेगा गवर्नर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके तहत क्या क्या समाप्त किया गया, तो इसके तहत वो जो द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि एक जो निर्देशक मंडल था, ठीक है, और एक जो नियंत्रण बोर्ड था, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। तो देखो यहाँ ये लिखा, यही यहाँ लिखा हुआ है कि को समाप्त किया गया, नियंत्रण बोर्ड को, निर्देशक कोर्ट को, दोनों को समाप्त कर दिया गया। तो ये समाप्त हो गया, यहाँ ध्यान रखो, जिसके जो कि कंपनी को नियंत्रण करने के लिए आए थे। क्योंकि अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रही कंपनी, ना नियंत्रण और निर्देशक मंडल की जरूरत पड़ी। अब क्या किया गया, एक नया पद बनाया गया इसको समाप्त करके, जिसे कहा गया भारत के राज्य सचिव, ठीक है, और इन्हीं के तहत पूर्ण नियंत्रण किया गया, यानी कि अब जो कुछ प्रशासन होता था वो भारत के राज्य सचिव के नियंत्रण में होता था। ध्यान रखिए, भारत प्रशासन पर नियंत्रण ये करते थे। अब जो ये भारत राज्य सचिव था, इनको सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। क्या, 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, और यह केवल सलाहकारी समिति थी। तो जो 15 सदस्यीय समिति थी, ये सलाहकारी थी, ये ऐसा नहीं था कि इसका जो ये कहेगी वो भारत सचिव को मानना पड़ेगा। तो भारत सचिव के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। परिषद का अध्यक्ष भी जो भारत सचिव ही होता था, तो परिषद का अध्यक्ष भी भारत सचिव ही था, ध्यान रखिए। और क्या हुआ कि प्रशासन मशीनरी जिसके द्वारा इंग्लैंड से में भारत की देखरेख और नियंत्रण किया जाता था, तो यानी कि बहुत ही सीमित कर दिया गया, और इसी प्रशासनिक मशीनरी को यहाँ भारत के कार्यकाज को देखने के लिए आरंभ किया गया। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा, ये 1858 का भारत शासन अधिनियम रहा। इसको हम लोगों ने संक्षिप्त रिवीजन किया, और डीप में यदि इसको आपको समझना है तो वहां देखना होगा। चलिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए रिवीजन है, आगे चलते हैं।
पर एक बार मैं कहूँगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें इतना ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्हें देखना नहीं चाहिए, लेकिन जो पहले पढ़े हुए हैं उनके लिए ये सब समझ में आएगा, जो उन्हें जिन्हें ये सभी बातें मालूम होंगी। देखिए 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसकी विशेषताओं को हम देखते हैं। प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की गई, यानी कि भारतीयों को जोड़ करके तो प्रतिनिधि अब जोड़े गए, यानी कि मैंने कहा था कि भाई अब जोड़ करके मिलजुल करके काम करना होगा। यदि इन्हें इस प्रशासन में सहभागिता थोड़ी बहुत नहीं देंगे तो ये लोग अपनी भड़ास कहाँ निकालेंगे, कहाँ बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत इनको जोड़ा जाने लगा। इस प्रकार क्या हुआ कि एक तो नामांकित किया जाने लगा, यानी कि हम नामांकित करते थे कि भाई इसको जोड़ेंगे, चुनाव नहीं किया, क्योंकि चुनाव करोगे तो हम लोग जो चयन करेंगे वो व्यक्ति जाएगा, लेकिन नामांकित करने में तो वही करेंगे, ठीक है। तो कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, यानी कि यहाँ से दो प्रकार के सदस्य, उस जो 15 सदस्यीय वो थी ना, उसमें 2 प्रकार के सदस्य शामिल करने लगे, एक तो सरकारी और एक गैर सरकारी। तो गैर सरकारी के रूप में भारतीयों को शामिल करना इन्होंने आरंभ कर दिया, ध्यान रखिएगा। अब क्या यहां से क्या प्रारंभ हुआ, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। तो यहां से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। विधायी शक्तियां जो कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी से रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ले ली गई थी, वो पुनः यहाँ वापस कर दी गई। देखो, शक्तियों का पुनः वापस करना यानी कि प्रांतों को या इकाइयों को लौटाना, यह विकेंद्रीकरण का मूल है। यही होता है विकेंद्रीकरण, कि शक्तियों का के कई क्षेत्र हों, शक्तियों के कई केंद्र हों, शक्तियां कई लोगों के पास हों, ये वाला क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। ध्यान रखिए, जब शक्ति का एकमात्र केंद्र हो, एक ही लोगों के पास या एक ही संस्था के पास शक्तियां हों, तो केंद्रीकरण की स्थिति होती है। तो यहां उलट दिया गया, यानी कि 1773 में शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट करके इनकी शक्तियां ने वापस दे दी गई। अब यहाँ स्थापना भी की गई नई विधान परिषदों की। नई विधान परिषदें यानी कि प्रांतीय सरकारों की, जैसे कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब, इनकी भी स्थापना यहाँ की गई। वायसराय को यहाँ से क्या रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यादेश जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। यानी कि जो भाई जब महत्वपूर्ण कोई कार्य हो और कोई कानून बनाना हो, तो जो उस समय कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करते हुए कानून बना लिया जाता है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को भी जो अध्यादेश की शक्ति है, तो ये अध्यादेश का मूल यानी कि आरंभ यहीं से देखा जाता है। तो विधान परिषद की सहमति के बिना इसका वो प्रयोग कर सकता था वायसराय। ध्यान रखो कि विधान परिषद की जरूरत नहीं थी। अध्यादेश की अवधि 6 माह की होती थी, ध्यान रखिएगा। तो 6 माह तक ये जारी रहता था। तो हम लोगों ने अभी तक देखा 1861 का एक्ट, और अब हम लोग देखने वाले हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो अब इस भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या किया गया, मैं इसको बताता हूं आपको। देखो, इसमें विधान परिषद की जो संख्या में हम लोगों को शामिल किया गया था उसमें वृद्धि की गई, और जो हमारे गैर सरकारी सदस्य के रूप में इसमें शामिल थे उन्हें बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि बोलने की शक्ति दी गई। लेकिन ध्यान रखो, कार्यकारिणी को प्रश्न संबोधित, यानी कि यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे, यानी कि आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो पूरक प्रश्न यहाँ आरंभ नहीं हुआ, पूरक प्रश्न आएगा 1909 में, ठीक है ना। तो पूरक प्रश्न यहाँ नहीं पूछ सकते थे, ध्यान रखना। तो केवल प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। प्रश्न और पूरक प्रश्न क्या होता है इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी बता दूं थोड़ा सा कि प्रश्न ये होता है कि सर बजट पर कृषि पर 1 लाख रुपया क्यों दिया, कितना रुपया दिया, तो उन्होंने कहा 1 लाख, इतना ही क्यों दिया, तो ये नहीं पूछ सकते थे। यानी कि आप फिर से वैसे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे जिससे उन्हें दिक्कत आए कुछ, तो ऐसे प्रश्नों को इन्हें पूर्ण प्रश्न नहीं करते सकते थे। कार्यकारिणी को प्रश्न संबोधित करना, ठीक है। अब और क्या किया गया इस अधिनियम में, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में कुछ गैर अधिकारी सीटों को भरने के लिए भारतीयों को भी, मतलब ऐसा कि केंद्रीय जो था ही विधान परिषद और एक प्रांतीय विधान परिषद था, केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, तो दोनों में कुछ गैर सरकारी सदस्य आधिकारिक या गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान इसमें किया गया।
तो ये इसका हम लोगों ने देखा, ये महत्वपूर्ण, ये 1892 का एक्ट देखा हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। एक बात और कि इसमें थोड़ी कम विशेषताएं भी हैं, नोट्स में एकदम इंपॉर्टेंट वाली विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। तो अभी आपको यदि बहुत डीप में पढ़ना है तो वो लेक्चर तो देखने ही होंगे, ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो क्या थे, यहाँ के वायसराय थे, ये ध्यान रखिए। इसमें क्या किया गया कि जो विधान परिषद थी उसका आकार बढ़ाया गया, और आकार जो दोनों का आकार बढ़ाया गया, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद का और प्रांतीय और दोनों का, और इसमें भारतीय सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का भी प्रावधान किया गया। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को शामिल किया गया और सत्येंद्रनाथ सिन्हा को पहली विधि सदस्य के रूप में बनाया गया। तो ये आपसे पूछता है पहले भारतीयों को जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद थी उसमें शामिल किया गया, तो यही है विषय। और क्या है कि मुस्लिमों के लिए यहाँ से पृथक निर्वाचन, तो मैंने पहले बताया था कि 6 सीटें है ना, और 6 और जमींदारों के लिए यहाँ से स्टार्ट हुई, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ इस एक्ट से हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, पूछा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक आप बताऊं तो मिंटो को कहा जाता है, यानी कि मिंटो को। परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों की आधिकारिक संकल्प की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊं पूरक प्रश्न भी आप पूछ सकते थे बजट इत्यादि पर, तो बजट पर वहां केवल प्रश्न पूछ सकते थे, यहां से पूरक प्रश्न भी पूछने की अनुमति दे दी गई। तो ये भी ध्यान रखना है, ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम, और इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके आने के पीछे कई क्या पृष्ठभूमियां हैं वो मैंने यहाँ डिस्कशन नहीं किया है, वो वहीं किया है। तो 1917 में मॉन्टेग का कथन था, यानी कि इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे जब ये, यानी कि जब ये बने वहाँ भारत राज्य सचिव बनाया गया मॉन्टेग्यू को, तो इन्होंने कहा कि हमारा भाई उद्देश्य है कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और पहली बार 1919 का अधिनियम जो आया उसमें पहली बार उत्तरदायी सरकार प्रदान करना हमारा उद्देश्य है, ऐसा इन्होंने लिखित शब्द प्रयोग किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब 1919 के अधिनियम की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की क्या विशेषताएं हैं? देखो, इसमें क्या किया कि राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। ठीक है ना, तो राज्यों पर अब केंद्रीय नियंत्रण कम होगा। देखिए, और केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर अलग कर दिया गया कि केंद्र के ये विषय होंगे और प्रांतों के ये विषय होंगे। और जो प्रांतीय विषय थे इनको 2 वर्गों में बांट दिया गया, एक तो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय वह जिन पर प्रांत में मतलब हम लोग भारतीय सदस्य की जो भारतीय सदस्य जो कार्यकारी परिषद थी वो कार्यकारी परिषद बिना किसी मर्जी के इस पर कार्य कर सकती थी, यानी कि इन पर कार्य कर सकती थी। लेकिन जो आरक्षित विषय थे उस पर कार्य करने की जिम्मेदारी इन्हें नहीं थी, वो गवर्नर वायसराय के अधीन ही थी, यानी कि वायसराय उन्हें संरक्षित करके रखा था। इस चीज को आपको हस्तांतरित और आरक्षित है। इसी हस्तांतरित और आरक्षित जो विषय कर दिए गए इसी को हम द्वैध शासन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो द्वैध शासन का अभिप्राय यही है कि विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में बांट देना। तो प्रांतों में द्वैध शासन, चूंकि यहाँ केंद्रीय जो विषय थे उनको नहीं बांटा गया था, केंद्रीय विषयों को 1935 में बांटा जाएगा, यहाँ केवल प्रांतीय विषयों को बांटा गया है हस्तांतरित और आरक्षित में। ध्यान रखिएगा कौन से हस्तांतरित विषय हैं, कौन से आरक्षित विषय हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। चलिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना आवश्यक है, ऐसा इन्होंने कर दिया। तो ये अच्छा प्रावधान था। इसमें लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था कि 1926 में, और 1926 में फिर इसी के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लेकिन ध्यान रखिए भारतीय संविधान में जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान लिया गया है वह 1935 के अधिनियम से लिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे क्या हुआ, आगे ये भी आया कि अनुदानित मताधिकार सीमित, यानी कि अब मताधिकार भी यहां से चुनाव प्रक्रिया, यानी कि आपको बताऊं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन यहीं से स्टार्ट हुआ।
ठीक है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन आपको बताऊं कहां से हुआ, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन आप 1909 से कहेंगे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1909 के अधिनियम से हुआ और प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919 के अधिनियम से आरंभ हुआ। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट रखना है। लेकिन जो ये निर्वाचन हुआ ये सार्वभौमिक नहीं था, यानी कि सभी लोग इसमें वोटिंग नहीं कर सकते थे, मतदान नहीं दे सकते थे। इसमें वही दे सकता था जो कर देता है या जिसकी प्रॉपर्टी है या जो शिक्षा यदि कि शिक्षा है जिसके पास ऐसा कुछ। तो ये सभी प्रावधान थे, इसको हमने डीप में वहां अधिनियम में पढ़ाया है। यहाँ हम सामान्य तरीके से बस आपको रिवीजन करा रहे हैं पॉइंट का। इसमें जो पृथक निर्वाचन पहले केवल मुस्लिमों को दिया गया था उसको बढ़ाया गया और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी वह पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया, यानी कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन करना ये आरंभ किया गया। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से यहां अलग किया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय बजट भिन्न और प्रांतीय अलग और केंद्रीय अलग किया गया, तो यह 1919 का अधिनियम है, ध्यान रखिएगा। ये 1919 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 का भी, इसको डीप में आपको पढ़ लेना चाहिए मैं कहूँगा। महत्व क्या है, 1927 का साइमन कमीशन, जो 1927 का साइमन कमीशन है, जो ये कहा गया कि भाई ये इसकी परीक्षा के लिए आएगा, तो रोलेट एक्ट से बाहर आया, यानी कि साइमन कमीशन का। फिर इसको हम लोगों ने क्या किया, चूंकि ये प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद आएगा, लेकिन 10 वर्ष से पहले ही आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसका हम लोगों ने विरोध किया। और दूसरा विरोध का कारण यह था कि इसमें जो भी सदस्य थे वो सभी सदस्य ब्रिटिशर्स थे, भारतीय नहीं थे। अच्छा, तो तुम अपने काम की खुद ही समीक्षा करोगे, ऐसा हो सकता है क्या? आप ऐसा खुद सोचो, आपसे खुद कहें कि आपने पढ़ा लिखा है, ये आप अपने यूपीएससी की कॉपी खुद ही चेक कर लीजिए, तो आप नंबर तो भर भर के दोगे। सेम इसी प्रकार का इससे था कि भाई इसमें जो सदस्य थे वो इन्हीं के थे, तो भाई वो तो सब कुछ अच्छा कहते कि घी दूध की नदियां बह रही हैं, है ना, ऐसा करेंगे ऐसा। चलिए, तो पूर्ण जिम्मेदार सरकार की ओर कदम, है ना, कि जिम्मेदार सरकार। विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं था, इसमें एक खामियां थी। केंद्र सरकार का नियंत्रण बनाए रखा गया। ज्यादातर निर्वाचित द्विसदनीय विधायी से सलाहकार की भूमिका, यानी कि जो ज्यादातर थे ना, इसमें भी सलाहकार की ही भूमिका रही। ऐसा नहीं कि प्रशासन में हमारे भारतीयों को ज्यादा ही इसमें वो मिल गई अधिकार, ऐसा कुछ इसमें हुआ नहीं, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग 1935 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं देखेंगे और 1935 के अधिनियम को पढ़ेंगे, ठीक है। 1935 के अधिनियम में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की मांग थी, लेकिन देखो अब क्या क्या मिल रहा है, इधर देखते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई, यानी कि प्रांतों में और रियासत के लिए रियासतों को शामिल करके अखिल भारतीय संघ कहा गया कि ये संघ है ना। तो एक क्वेश्चन में इनसे में बना कि संघीय व्यवस्था इसी एक्ट से देखने को मिलती है। तो बिल्कुल, क्योंकि प्रांत और मतलब राज्य और केंद्र ये तो स्टार्टिंग हुआ, तो यहाँ देखते हैं, है ना। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, केंद्र के मध्य केंद्र व इकाइयों के बीच 3 सूचियां बनाई गई, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन तीनों के माध्यम से अधिकार दिया गया कि कौन किस पर कानून बना सकता है। संघीय सूची में जो 59 विषय थे उस पर केंद्र कानून बना सकता था, जो राज्य सूची में 54 थे इस पर राज्य बना सकता था, और जो संवर्ती सूची है इसमें दोनों बना सकते थे। अब क्या हुआ, जो प्रांतों के में जो द्वैध शासन लगाया गया, प्रांतों में द्वैध शासन जो लगाया गया था, वह व्यवस्था को इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। क्योंकि जो प्रांतों में द्वैध शासन रहा वो सही था ही नहीं, ठीक है, विषयों का विभाजन ही स्पष्ट नहीं था, सही नहीं था, इसलिए प्रांतों में उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र के जो विषय थे उसको हस्तांतरित और आरक्षित में बांट दिया। तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 में आया और प्रांत में द्वैध शासन 1919 में आया। लेकिन द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया, तो 1935 में किया गया, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको बताऊं असलियत में ये द्वैध शासन कभी लागू ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ से आरंभ हुई, 11 में से 6 राज्यों में, है ना, ये व्यवस्था आरंभ हो गई। द्विसदन का मतलब ये कि जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है ना, ऐसे ही द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई वहां भी। तो कई प्रकार के प्रतिबंध थे इन चीजों पर, ठीक है। पृथक निर्वाचन भी जो प्रणाली थी अब उसको और अधिक बढ़ाया दिया गया, जैसे कि एससी एसटी को अलग दे दिया, महिलाओं को अलग, मजदूर वर्ग को अलग, तो इस प्रकार से इसको और बढ़ाया गया।
मताधिकार का भी विस्तार किया गया, यानी कि 10% जनसंख्या को अब मताधिकार देने के अधिकार को प्रदान किया गया। इसके तहत कुछ चीज़ों की स्थापना भी की गई जो कि महत्वपूर्ण है, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आरबीआई बैंक ऑफ, यानी कि जो आरबीआई है उसकी स्थापना यहाँ की गई, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किस लिए की गई? तो मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु इसकी स्थापना की गई। संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की भी यहाँ इसमें प्रावधान था, और इसी से हमने अपने संविधान में भी प्रावधान को लिया है। यहाँ प्रांतीय सेवा आयोग यानी कि यूपीएस, जैसे कि आप देखते हैं तो ये तो हो गया यूपीएससी और ये हो गया एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, संयुक्त लोक सेवा, यानी कि 2 राज्य मिलकर के चाहें तो एक साथ भी बना सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी कह सकते हैं। संघीय न्यायालय भी बनाया गया है ना 1937 में, यानी कि संघीय न्यायालय जैसे आज हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ऐसे यहाँ भी संघीय न्यायालय बनाया गया था। तो हम लोगों ने अभी तक यह देखा कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान रहे। मित्रों, मैं बहुत ही डीप में यहाँ आपको डिटेल्स नहीं कराया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत डीप में पढ़ा चुका हूँ। ये थोड़ा सा रिवीजन मात्र उसका था। अब आपको क्वेश्चन कराएंगे इसके आगे। चलिए अब देखते हैं कि 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, इसमें क्या थे। देखो बहुत सारे कारण रहे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, INA की भूमिका या भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी जो रही है ना। इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 का था, भारत छोड़ो आंदोलन रहा है ना। ऐसे इसके बाद विद्रोह हुए कि नौसेना विद्रोह जो हुए, तो इन सभी के कारण उनको अंततः ऐसी परिस्थिति आ गई कि भारतीयों को, यानी कि भारत को स्वतंत्र करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। तो स्वतंत्र करना पड़ा तो लिख पढ़ के करना पड़ेगा कि ऐसे ही कर दोगे, तो लिख करके एक अधिनियम आया उसके लिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इन सभी घटनाओं के बाद यहाँ हम पढ़ नहीं रहे हैं, न डीप में समझ रहे हैं, क्योंकि ये हम इतिहास का विषय है और इतिहास में समझेंगे। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण थी वो मैंने पहले समझा दी है आपको। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की क्या विशेषता है वो थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं। अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया, यानी कि अब ब्रिटिश शासन का भी अंत समाप्त है। ध्यान रखो, ब्रिटिश भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हो गया, ठीक है। प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल बनाए गए, है ना, गवर्नर जनरल बनाए गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब माउंटबेटन योजना आया, उसके बाद ये सब भारत का फिर संविधान बनना स्टार्ट हुआ, है ना। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के जिन्ना को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। रियासतों पर अंग्रेजों के आधिपत्य की समाप्ति कर दी गई, यानी कि रियासतों पर अब अंग्रेजों का स्थापत्य नहीं रहेगा। रियासतों को कई सारे विकल्प दिए गए, चाहो तो भारत में मिल जाओ, चाहे तो स्वतंत्र बने रहो, ऐसा तो इस टाइप से दिए गए, ध्यान रखिएगा। पंजाब और बंगाल का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। राज्य सचिव का कार्यकाल भी यहाँ से समाप्त कर दिया गया कि अब राज्य सचिव खत्म है। उपाधियां भी समाप्त कर दी गई, जैसे भारत का सम्राट या ब्रिटिश सम्राट के शीर्षक, ये सभी उपाधियां वगैरह भी इस माध्यम से समाप्त कर दी गई। तो ये सभी जो हम लोगों ने देखा है 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इसके प्रावधानों के बारे में समझा। अभी तक हम लोगों ने ये रिवीजन किया कि क्या रिवीजन था। अब हम लोग आगे इसके PYQ को लगाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, अब हम लोग ये पेपर करने वाले हैं। एक थोड़ा सा इसको देख लें कि ये एक क्वेश्चन पूछा गया मेंस में 2016 में, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं मेंस वाले को, कि क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 में ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, ठीक है। तो आपको बताऊं कि परिसंघीय संविधान का मतलब ये होता है, यहाँ इस शब्द को देखो आप, फेडरल का मतलब होता है संघीय, ठीक है। संघीय कहो परिसंघीय कहो बात एक ही है, ठीक है। कुछ लोग इसमें अंतर करते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ फेडरल देखा करो, आप इसको देखा करो, है ना। ये फेडरल देखो आप, यहाँ फेडरल यानी कि संघीय। तो फेडरल का सीधा साधा सिस्टम है कि यहाँ इसका निर्धारित कर दिया था, चर्चा कीजिए। यानी कि आपको 1935 में मैंने क्या बताया, केंद्रीय और प्रांत दोनों को बनाया गया, और प्रांतों में भी सरकार द्विसदनीय व्यवस्था की गई और केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था की गई। तो यही व्यवस्था जो थी, यही वस्तुतः एक संघीय व्यवस्था थी। तो इसके तहत फिर यहाँ विषयों को भी प्रदान किया गया, इनकी शक्तियों को प्रदान किया गया, इनके कार्यों को प्रदान किया गया। तो यही पूछना चाह रहा है, इसी को आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा पहले भारत
सरकार अधिनियम 1935 का रेफरेंस देते हुए इन व्यवस्थाओं को बनाएंगे, इनके अंतर्गत क्या क्या शक्तियाँ थी। फिर आप संघीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, इसमें संघीय के लिए क्या किया गया, ठीक है। फिर बताएंगे कि प्रांतीय के लिए क्या क्या किया गया। तो 3 अनुसूचियों में वर्गीकरण करना क्या दिखाता है, कितने विषयों का वर्गीकरण करना क्या है, एक प्रकार का परिसंघीय व्यवस्था है कि प्रांतों को अलग विषय दे दिए गए और केंद्र को अलग विषय दे दिए गए 1935 के द्वारा। तो ये जो व्यवस्थाएं रही यह एक प्रकार की परिसंघीय व्यवस्थाएं ही रही, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया 1935 का। आज तक ये केवल मात्र यही क्वेश्चन पूछा गया इस ऐतिहासिक विकास से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको लिखने का प्रयास आप करिएगा। ये मैंने क्वेश्चन दिया है, यहाँ 2 पेज की जगह दी है, आप लिखिएगा इसको। आगे चलते हैं, अब हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए अब मित्रों हम लोग ये PYQ लगाएंगे ऐतिहासिक आधार से संबंधित, और यह प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं। आपने अध्ययन कर लिया है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके अध्ययन किए हुए से ही यह सभी प्रश्न होंगे और आप इसको कर पाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो क्वेश्चन है पहला यही है कि 1919 को भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। 1919 के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो देखिए अब आपको पहले लगा लेना है क्वेश्चन स्वयं से, फिर मेरे सुनना है, ये तो पॉज करके वीडियो करना पड़ेगा। तो इसमें ये वाला ठीक है कि चूंकि प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, यानी विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में वर्गीकृत कर दिया गया था। हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषयों के बारे में हम लोग बहुत डीप में अभी अध्ययन कर चुके हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। वो हस्तांतरित और आरक्षित विषय कुछ ऐसे रखे गए थे जिस पर स्वयं बना देंगे, और किस मतलब ब्रिटिश वायसराय को विशेषाधिकार था, जो आरक्षित विषय थे, और जो हस्तांतरित थे उन पर कानून बनाए जा सकते थे, उनके प्रति जो कार्यकारिणी थी वह उत्तरदायी थी। और इसमें कहा जा रहा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई। तो ये गलत है यहाँ, क्योंकि पृथक 1909 का जो अधिनियम है उसमें किया गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किया गया था। यहाँ मुसलमानों के लिए तो नहीं, लेकिन यहाँ ईसाइयों के लिए है ना अलग से, सिख, ईसाई और ब्रिटिशर्स के लिए यह प्रावधान किया गया था। तो यहाँ इसको सांप्रदायिक निर्वाचन को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश, सिख और ईसाइयों को यह प्रदान किया गया। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है, यह बात है। तो यह भी सही है, चूंकि यहाँ केंद्र को और प्रांत को दोनों को शक्तियां दे दी गई थी, स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। केंद्र को, प्रांतों को, फिर प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था, यानी कि केंद्र को शक्तियां दे दी गई और प्रांतों को भी शक्तियां दे दी गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। केंद्र को और प्रांत को दोनों को दे दी गई, और प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन यानी कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय कर दिए गए 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो ये वाली बात है, यानी कि यह भी विकल्प यहाँ सही होगा। तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति देना, यानी कि मतलब इसका मतलब दूसरा गलत है और 1 और 2 सही है यहाँ। तो 1 और 2 सही है, ध्यान रखिएगा, 1 और 3 सही है, ठीक है। तो यानी कि इसका उत्तर सी सही होगा, दूसरा ये गलत है। ये मैंने आपको समझा दिया, तो ये आपको मालूम चला होगा। आगे हम लोग एक नया देखते हैं, ये 2012 का क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन यह है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन, चूंकि अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में कहां से ये आया है, ठीक है ना। तो किए गए जो राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, इनमें से किस अधिनियम द्वारा आधारित है, यानी कि किस में से हमने लिया है ऐसा। तो हमने 1935 का जो अधिनियम है उससे यह लिया है। या इससे हम लोगों ने 3 सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, इन तीनों को बना करके ये जो इस स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन संघ और राज्यों के लिए किया था, यानी कि संघ और प्रांतों के लिए किया गया था 1935 के अधिनियम में, उन्हीं को हमने भारत शासन अधिनियम में यानी कि भारतीय संविधान में लिया हुआ है। तो ये वाला इसका 1935 यानी कि सी इसका भी उत्तर है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 2015 का यह क्वेश्चन है। यह पूछा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। क्या स्पष्ट था?
तो देखिए कह रहा है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण ऐसा नहीं था। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, देखते हैं अभी सही है या नहीं। भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वायसराय की शक्तियां, ये गलत है और ये उपयुक्त में से ऐसा, तो ये वाला यहाँ सही है, क्योंकि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता या जो विधायी शक्ति है वह दे दिया गया है। अब देखो PYQ क्यों लगाना चाहिए उसका भी मैं आपको बता दूं। देखिए यदि आप PYQ लगाते हैं तो क्या होता है, ये लाभ होता है कि जो यहाँ क्वेश्चन का विकल्प था वही विकल्प यहाँ बना है। देखिए आप सेम विकल्प है ये और ये, कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, दोनों एक ही बात है कि केंद्र और प्रांत की शक्तियों को दोनों को दे दिया गया था कि प्रांत इन चीजों के लिए विषयों पर कानून बनाएंगे और केंद्र इस चीज पर बनाएगा। ठीक है, तो ये स्पष्टीकरण यहाँ कर दिया गया था। लेकिन भारतीय संविधान में कहाँ से ये लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से 3 जो अनुसूची थी उनको यहाँ लिया गया है। आज 7वीं अनुसूची में यह सब वर्ण थे। अब 2016 के क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ देखिए आप कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। सामाजिक सुधार थे सा, शैक्षिक सुधार थे सा, या संवैधानिक सुधार से था, या पुलिस प्रशासन में सुधार से था। तो ये तो मुझे लगता है सभी को एकदम स्पष्ट होगा कि संवैधानिक सुधार से यह था। ठीक है ना, चूंकि ये और सामाजिक इत्यादि शैक्षिक से नहीं था। तो ये आपने देखा, ध्यान रखिए। अब देखो ये आया सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम क्या दे देंगे, यानी कि जो क्रिप्स मिशन था या क्रिप्स योजना थी उसमें क्या कहा गया था कि भारत को क्या बनाएंगे, क्या पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही थी, है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही थी। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना है, ऐसा इसने नहीं कहा था। वो तो माउंटबेटन योजना आया था बाद में। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल का सदस्य हो, ऐसा भी नहीं है, यानी कि वह डोमिनियन, ये राष्ट्रमंडल के सदस्य की बात नहीं थी। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, तो यही बात थी कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। तो ये इसमें ये स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन है। हालांकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है एक प्रकार का, तो ये आप यहाँ नहीं जिस पर बना है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि हिस्ट्री आपने पढ़ा है और प्रीलिम्स दे रहे हैं तो बनना चाहिए आप पर। आगे चलते हैं। देखो फिर 2017 का ये क्वेश्चन है, यानी कि हर वर्ष एक क्वेश्चन आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन करके जाना है और अच्छे से पढ़ना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, द्वयार्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, क्या मतलब क्या है द्वैध शासन का अर्थ। तो देखिए केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन करना, ये द्विसदनीयता है। क्या है, इसे कहते हैं हम द्विसदनीय, है ना। द्वैध शासन नहीं, द्विसदनीय। 2 सरकारों था, केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू हो जाना, इसे कहते हैं हम संघीय। ठीक है, तो संघीय जब कहा जाता है तब होता है कि केंद्र और प्रांत की सरकार। द्विसदनीय जब होता है केंद्रीय विधानमंडल को 2 भागों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, 2 शासक समुच्चय, यानी कि एक लंदन और दूसरा दिल्ली में, ये गलत है। ठीक है, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन करना, है ना। तो ये है कि देखो प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों के 2 प्रवर्गों में। अब देखो ये उपसर्ग प्रत्यय सबको जानता है, तो वर्गों नहीं कह रहा है, प्रवर्गों कह रहा है, और प्रत्यायोजित कह रहा है। तो जो प्रत्यायोजित है तो यही सही है, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांट देना ही क्या है, द्वैध शासन है। ठीक है ना, तो प्रांतीय विषयों को, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजन करना। तो आपको ये भी बात इस क्वेश्चन से सीखनी है कि थोड़ी यहाँ भाषा ऐसी स्पष्ट रहेगी तो आपको हुबहू देखने को नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको चीजों को एकदम स्पष्ट पढ़ना है, क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी पूछना चाह रहा है इन मामलों में। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको द्विसदनीय मालूम होना चाहिए कि ये है, संघीय व्यवस्था मालूम होनी चाहिए कि ये है। ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ लिखा होता भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्विसदनीय सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करते हैं, तब आपका उत्तर क्या होता, बदल जाता। भारतीय इतिहास के संदर्भ में संघीय सिद्धांत किसे निर्देश करते हैं, तब आपको बदल जाता। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि संघीय क्या है, द्विसदनीय क्या है और द्वैध शासन क्या है। इसको मैंने पहले लेक्चर में डिटेल्स पढ़ा चुका हूं, आपको ये सभी वहां डीप में पढ़ सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहां, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहां पूछा 2018 में, इसी से, चूंकि इसी टॉपिक्स के क्वेश्चन है यह, कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो स्थापित संघ था
उसमें अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की? क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो यहां ध्यान रखना है कि ये ना ही संघीय विधानमंडल को, ना ही प्रांतीय विधानमंडल को, ना ही राज्यपालों को, जबकि बल्कि गवर्नर जनरल को दी गई। अच्छा, मैं यही बात पूछूं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई, तब क्या कहोगे? तब इसका उत्तर बदल जाएगा। 1919 में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां थी। किसको थी? केंद्रीय को थी, लेकिन इसमें नहीं थी केंद्रीय को, ध्यान रखिएगा। और अभी किसको है अवशिष्ट शक्तियां? तो अभी अवशिष्ट शक्तियां वर्तमान संविधान में भी केंद्र को ही हैं, कि केंद्र ही अवशिष्ट शक्तियों को रखा है अपने पास। ध्यान रखिए, अवशिष्ट शक्तियां वह कि जो तीनों सूचियों में नहीं लिखा गया है वह, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो, ये आपको मैंने बताया था और आज ही रिवीजन कराया। ध्यान रखिए, चार्टर एक्ट 1813 में, ये 2019 का क्वेश्चन है, कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार के क्षेत्र को छोड़ करके समाप्त कर दिया गया। तो वेरी गुड उत्तर है ना, ये बिल्कुल राइट है। आपको पॉज करके पहले ये पढ़ करके स्वयं उत्तर देना है, फिर मेरी ये सब बातें सुनना है। इसका मतलब ये कि अब देखो, जो इस एक्ट के माध्यम से यह किया गया कि जो चीन की मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल मात्र भारत में व्यापार कर रही थी और वो किसी अन्य को नहीं आने दे रही थी। तो यहाँ ये समाप्त कर दिया गया कि अब सभी कंपनियां यहाँ आकर के व्यापार करेंगी, ठीक है, और तुम्हारा केवल एकाधिकार दो विषयों से रहेगा। एक तो चाय का व्यापार करिए और दूसरा चीन देश से व्यापार करिए, बस। तो ये है, इसको मैंने स्पष्टीकरण कर दिया, ये ठीक है पॉइंट। आगे कह रहा है, इससे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, यानी कि ब्रिटिश मतलब और केंद्रीकरण किया, सुदृढ़ किया। तो जी बिल्कुल, इसके माध्यम से ये और हुआ, चूंकि कंपनी के अधिकारों का कम होना ही बताता है कि ब्रिटिश ताज को बढ़ावा देना। तो इस पॉइंट को समझ करके भी आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि बहुत दिमागी हैं आप तो। देखो, कंपनी की शक्ति कम होना, उसके एकाधिपत्य को समाप्त करना, यानी कि ब्रिटिश के इसको बढ़ावा देना। तो पहले से ही दूसरे का निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि आप ज्यादा समझदार हैं तो। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ चुका है। देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में तब आएगा जब ताज का शासन आएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये गलत है यहाँ तीसरा, कि ब्रिटिश भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है एक, तो ये आप लोगों ने देखा, तो ये गलत है तीसरा, ठीक है ना। तो 3 यदि गलत आप कर दीजिए तो ये आपका ए इसका उत्तर सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 2021 का जो क्वेश्चन आया है, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या आया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति थी। तो मैं आपको बताऊं, यहां सभी महिलाओं को नहीं थी। पहली बात तो यहां महिलाओं को ही नहीं थी, है ना, हालांकि कुछ महिलाएं, लेकिन यहां कुछ लोगों को ही थी, और उन्हें ही थी जो जिनके पास संपत्ति थी, जो कर देते थे, या जो शिक्षा। तो शिक्षा, कर और संपत्ति के आधार पर मतदान दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये गलत है, ठीक है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो केवल इसका एक सही होगा, ध्यान रखिए। तो ये हम लोगों ने देखा 2021 का क्वेश्चन। तो यदि आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के अंतर्गत ही ये सभी कुछ होते हैं, और आपने पहले भी ये पढ़े हुए हैं, तो अभी पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग में ये करवा रहा हूं। चलिए, यहां आप देख रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार, 2022 का क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांट दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे, वो बताइए। इनमें से कौन से आरक्षित विषय?
अब आपको सबसे बड़ा ये है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है। तो देखिए आरक्षित विषयों में क्या रखेंगे, पैसा कभी देंगे वो नहीं, तो आरक्षित विषय ये था, ठीक है। न्याय प्रशासन आरक्षित विषय था, पुलिस आरक्षित विषय था, केवल स्थानीय स्वशासन आरक्षित विषय नहीं था। तो यदि आप इसमें को ये मालूम है आपको कि स्थानीय स्वशासन आरक्षित विषय नहीं था, ये हस्तांतरित था, तो आप सही कर लेंगे, यानी कि इसमें से दूसरा गलत कर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा 1, 3 और 4 सही, ठीक है। तो सी इसका उत्तर होगा। तो ये आप लोगों ने 2022 का उत्तर देखा। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन जो आए हैं ऐतिहासिक आधार से अभी तक, ठीक है ना, पिछले 10 वर्षों में, वो मैंने यहाँ आपको सॉल्व कराने का प्रयास किया है। तो ये आप लोगों ने देखा कैसे है। अब हम लोग आगे और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में भी अब डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं यहाँ। चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही वन लाइनर होंगे और ये बहुत ही आपको फैक्ट याद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी इनकी। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, ठीक है। तो ये गलत है या सही, आपको ध्यान देना है। तो आपको बताऊं, ये एक प्रकार का सही है। क्या है ये? सही है। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। ये गलत है। कौन थे? तो यहाँ जो इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। तो यहाँ एक ही केवल मात्र सही है। ये जो क्वेश्चन है ये यूपी आरओ एआरओ इत्यादि 2016 प्रीलिम से पूछा गया। इसका उत्तर ए है। आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कह रहे नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है ना। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देना, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति कराना, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति करना। ये कब कब किया गया, किस किस के माध्यम से है, तो आप लोग विचार करिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देखें यहां, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो बात है वो है आपको जो 1973 का है, ठीक है। तो इसमें है ये, तो यानी का वी का एक यहां आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। आगे अब हम देखते हैं, तो ये इसका हो गया। दूसरा नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट में की गई थी, ठीक है। तो ये हो गया, देखा आपने। इसके बाद इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति इसको दी गई थी, ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1853 के तहत 1833 में की गई थी। तो ये है इसका, यानी कि अब आप देख लीजिए इस हिसाब से, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिए, इसका मतलब इसका उत्तर वी है, ठीक है ना, वी है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको आया हुआ कि ए का, चूंकि ए का आप देख रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा यहां डिटेल से मैं आपको बता देता हूं। इसका ये पढ़ लेते हैं। नियामक जो अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट, वो 1873 में सर्वोच्च न्यायालय ने की स्थापना किया। पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना है, ठीक है। ये हमने बताया आपको। 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी
और जो चार्टर अधिनियम 1833 का था, गवर्नर जनरल परिषद की कानूनी सदस्य से संबंधित नियुक्ति की गई थी, और लॉर्ड मैकाले थे जिसे पहला कानूनी सदस्य बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने देखा। इससे ये करने से आपको क्या होगा, जो छोटे छोटे फैक्ट है ना वो याद होंगे। जैसे ईसाई मिशनरियों पर ध्यान आपका नहीं जाता है तो वो इधर चला जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, और ये विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपको विभिन्न एग्जाम यदि देना है तो पढ़ने के बाद ही अच्छा रहता है। 1813 का चार्टर है, कहते हैं निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली, कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें दे दिया, तो बिल्कुल दिया, चूंकि 1 लाख रुपया सालाना देना यहीं से प्रावधान किया गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1883 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ठीक है, तो यहाँ प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद ये भी सही है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ये भी सही है, तो ये यहाँ तीनों ही सही हैं। तो इसका उत्तर डी है। ये IAS प्री 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2000 का UPSC का ये क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखने योग्य है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसके बारे में अब आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, हालांकि यहाँ मैं समझा रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा यानी कि जो हमारे यहाँ की शिक्षा थी उसको हतोत्साहित किया। तो ओरिएंटल शिक्षा यानी कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा थी उसको हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। ये काम 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, तो देखो मैं जो इतने देर से बात बोलता आ रहा हूँ वो यही है कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की बात है ना, का प्रावधान किया गया। 1823 में ध्यान रखो ई ने जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी, है ना, 1 लाख के अनुदान की थी इसकी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे जिनमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। कुछ कह रहे थे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, कुछ कहते थे प्राच्य को दिया जाए, इस सब। तो आंग्ल शिक्षा के समर्थकों में नेता जो ट्रेविलियन थे, जबकि HT प्रिंसेस प्राच्य शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व कर रही थी। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 तक रहे हैं, के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को स्थापित पढ़ाना स्टार्ट किया। और इसलिए कोई कहते हैं मैकाले का पुत्र, जो ज़्यादा इंग्लिश बोलता है ना उसको मैकाले कहा जाता है, इसलिए कहता है क्योंकि इसी ने अंग्रेजी शिक्षा को आरंभ किया था। तो देखिए आपने केवल एक्ट पढ़ा है, लेकिन एक्ट में के माध्यम से इधर आपको बहुत सारी चीज़ें फैक्ट सीखने को मिल रहे हैं जो कि आपको आगे काम आएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए इतना कर लीजिए ना, आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले। फिर ऐसा चैप्टर के बारे में इतना बस ये सब पढ़ जाइए। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इसका उत्तर आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका उत्तर है 1813 का अधिनियम। ध्यान रखिए, यह भी पूछा गया UPRO ARO 2000 में। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1813 का जो चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ एकाधिकार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त वाणिज्यिक कार्य को समाप्त कर दिया गया था। भविष्य में कंपनी केवल एक राजनीतिक कार्य ही करने थी, है ना, केवल कार्य करने थी, ये कर दिया इसने, ध्यान रखिएगा। तो ये समाप्त कर दिया गया। तो 1833 में पूर्ण कर दिया गया समाप्त, तो 1813 में 2 चीज़ों को छोड़ करके किया गया। अब क्वेश्चन है नया, यहाँ आपका उत्तर क्वेश्चन नया है कि ब्रिटिश संसद की किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? ये उत्तराखंड PSC का है क्वेश्चन। तो यहाँ आपको ये भी मालूम चलता है कि विभिन्न PSC में भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो कह रहे कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो क्या कहेंगे आप? ब्रिटिश इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो देखिए इसमें से इसका उत्तर सी इसने माना है, यहाँ लिखा है। तो चूंकि यहाँ उपलब्ध, ये भी आपको श्लोक मतलब ये वैसे तो गलत ही है क्योंकि पूर्ण एकाधिकार नहीं कह रहा है, यहाँ केवल एकाधिकार कह रहा है कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पूर्ण एकाधिकार शब्द का प्रयोग करता तो 1833 हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ एकाधिकार का प्रयोग है इसलिए 1813 का चार्टर एक्ट होगा कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि पूर्ण एकाधिकार शब्द का जब प्रयोग आए तो आपको 1833 लगाना है। हालांकि इसका ये भी उत्तर कुछ लोग कह सकते हैं, हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा चूंकि इसमें जो उत्तर लिखा है ना वही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस पर विचार करना है 33 के संदर्भ में, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना। ठीक है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को चाय तथा चीनी के साथ छोड़ करके समाप्त कर दिया गया। अच्छा, ये लोग क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये 2019 का, तो इसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चन सम्मिलित हैं तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो आपको प्राप्त यहाँ हो जाएंगे। तो ये चार्टर एक्ट 1833 क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1813 चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार चीन और चाय को छोड़ करके समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को और सुदृढ़ किया। इस एक्ट ने हालांकि कंपनी को 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एक दो ठीक है जी, हम लोगों ने कर लिया है। आगे चलते हैं। आगे ये देखो यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है ये, तो यूपी वाले खुश हो जाइए, है ना, कि जिसका पीसीएस आ जाए वो खुश होकर के एकदम ताली बजाइएगा। तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, किसने बनाया? ठीक है, बताइए। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि इसका उत्तर है ये चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, अब ये कैसे है देखिए, तो आपके यूपीपीसीएस ये कह रहा है, तर्क भी बताएगा। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी। ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारण वसात कंपनी के अधीन पद पर या सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनी है। ध्यान रखिए। हालांकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद लग रहा है, चूंकि ऐसा ये है ही इसमें, पर ठीक है, ऐसा है चूंकि क्या कि भारतवासियों को तो पहली बार चार्टर एक्ट 1800 जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये चार्टर एक्ट 1853 में ही थोड़ा सा शामिल करना इन्होंने गैर सरकारी सदस्य के रूप में किया था, लेकिन ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ, तो ये हम लोगों ने देखा कि सभी अभी ये हम लोगों ने ये संवैधानिक विकास में ये सब पढ़ा हम लोगों ने कि ये इसके शॉर्ट बातें इसमें सब लिखी हुई हैं, समझ रहे हो, तो आप लोग ये शॉर्ट बातें भी यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट बातों को जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, तो इसमें देखिए शॉर्ट बातों में क्या लिखा है कि विशेष संसद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। यहाँ उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को बनाया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। इसके अलावा जो थे वो फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य थे। तो ये थोड़ा डीप में बताता है आपको। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का भी अधिकार दे दिया गया, है ना, तथा इसे के प्रमुख लक्षणों में विदेश नीति में मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों को अधीक्षण बना दिया था। यानी कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी ना, इन्हें अधीन बना दिया गया था बंगाल की प्रेसिडेंसी के, मूलतः विदेश नीति के मामले में। इस एक्ट के तहत 1874 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, और जिसके मुख्य न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे।
ठीक है ना। और जो मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम मैंने बताया एलिजम्पी। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये इस एक्ट के वहाँ महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए हैं। ये मैं बारम्बार इसलिए बता रहा हूँ चूंकि ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसलिए ध्यान रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में का कंपनी मतलब जो आया उसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया और एक यहाँ कंपनी के व्यापारिक मामलों के अध्यक्ष नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। 1786 का अधिनियम आया जिसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। तो ये सब यहाँ स्टार्ट हुआ। ऐसे ही लॉर्ड कॉलेज 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर कंपनी के अधिकारों को और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट आया, इसके माध्यम से शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपया दिया गया। इसमें एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि भारतीय व्यापार को ब्रिटिश कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, और चीन और चाय के साथ को छोड़ करके। अब आया 1833 का अधिनियम। इसके माध्यम से क्या किया गया कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर की धारा 87 के अनुसार कोई भारतीय केवल धर्म, जनवंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण और कर दिया गया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य शामिल किया गया, जिसे वो सदस्य था मैकाले, जिसे कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिचित गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपना करके भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया। 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसमें के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका की शक्तियों से पृथक किया गया। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु इसमें खुली प्रतियोगिता का भी आरंभ का प्रावधान किया गया। तो ये हम लोगों ने फिर से रिवीजन एक बार कर लिया, चूंकि ये महत्वपूर्ण है इसलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चनों को डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ क्या ही इसके क्वेश्चन हैं। अब ब्रिटिश ताज के अधीन जो कुछ आया उसके क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे कि ब्रिटिश ताज के अधीन क्या कर रहा। चलिए, तो ब्रिटिश ताज के अधीन जो भी क्वेश्चन रहे इनको हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। आगे चलते हैं। देखिए, ब्रिटिश ताज के अधीन क्या क्वेश्चन बन रहे ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपका प्रीलिम्स काफ़ी मतलब ये कि आप ये चीज़ें एक बार पढ़ लिए ना तो टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत है नहीं। चलिए, अब देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कह रहा है। ये क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 का, यानी कि अभी का है। कह रहा है इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, ठीक है। गवर्नर जनरल परिषद में कार्यपालिका की सदस्य 7 हो गई। तो ये कह रहा है विधि निर्माण के ये आगे देखते हैं। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, ठीक है। ये पूछा जा रहा है। अब आप इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है बी, ठीक है। कौन से सही है? तो उत्तर है इसका बी, ठीक है। यानी कि 2 और 3 सही, एक तो ये सही और एक सही, ये सही, ठीक है। तो विधि निर्माण के लिए जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या कम से कम कितने हो? 6 और अधिक से अधिक हो 12 है। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें आपको सीखने को यहाँ मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका अब 1861 का जो परिषद अधिनियम है उसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि मंत्रालय जो होता था यहीं से स्टार्ट हुआ, तो पर कार्य करने की कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानूनी, वित्त और गृह विभागों के रूप में 5 सदस्य शामिल थे, ठीक है। तो कार्यकारी में कितने सदस्य थे? ये कह रहा है 5 सदस्य थे। रखो, तो कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? 5 थे, जबकि इसने विकल्प में कितने दिए थे? 7 दिए थे। तो ध्यान रखना ये 5 थे। 1874 में इसमें 6ठा सदस्य जोड़ा गया। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या
12 थी। तो कार्यकारी परिषद और एक विधायी कार्य के लिए दोनों अलग अलग हैं। तो कार्यकारी में यहाँ 5 सदस्य थे और विधायी में 12 थे, 6 से 12 तक, ठीक, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। किसको? इन 6 से 12 सदस्यों के बीच को। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी सदस्य होने थे। तो ये जो संपूर्ण 12 थे उनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य। इधर अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया, ठीक है, तो ध्यान रखो, यानी कि कोई भेद नहीं किया गया, जैसे थे वैसे ही बना रहा, ठीक है। एक विकल्प था ना इसमें कि भेद किया गया, ये वाला कि इस प्रांतीय केंद्रीय विषयों के तहत भेदभाव नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ कि सही बात है कि भेद नहीं किया गया। तो ये सही और ये सही, यानी कि 2 और 3 सही, यानी कि इसका उत्तर ये सही, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ ये क्वेश्चन है और इसको देखिए, उत्तर मत देखा करिए, आप लोगों को दिख भी जाए तो आंखें बंद कर लिया करिए जब तक मैं ना कहूँ कि नया क्वेश्चन आ रहा है ना। क्योंकि अपनी यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन लगाना है तो आंखें बंद करना पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इसमें उत्तर लिखे ही है साथ में, तो मैं क्या करूँ, आगे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो आप लोग यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना और भूल गया कि इसमें अध्यादेश भी स्टार्ट हुआ था तो 1861 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अध्यादेश स्टार्ट हुआ, ठीक है। और क्या क्या हुआ तो आपको पता है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था स्टार्ट हुआ, ठीक है। कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य रहे? 5 रहे, ठीक है। ये सभी 1861 की बातें हैं। तो ये 1861 की बातों को ध्यान रखना है इसमें आपको। आगे चलते हैं, चूँकि हम लोग यहाँ रिवीजन भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ दिखाता हूँ, इसको देखिए, इसके क्वेश्चन को लगाइए। कह रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया, ठीक है। 92 में लागू किया गया, तो 92 में तो किया गया, तो इतना तो ही पता। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, ठीक है। 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्य 5 थी। देखो पहले ही गैर सरकारी सदस्यों की इससे पहले 6 से 12 थी, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये तो कैसे हो सकता है, 5 कैसे हो सकते हैं, कम तो और कर नहीं सकते, और बनाएंगे ही, तो ये गलत होगा पॉइंट। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, तो इसको गलत करेंगे। तो यहाँ 2 और 3 जहाँ तक गलत होगा, ठीक है, देख लेते हैं। इसने सही उत्तर ही नहीं दिया है कि क्या है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद को, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? देखिए 2 और 3 गलत लग रहा है, तो 2 और 3 यदि गलत है, ठीक है, तो सही क्या होगा, मतलब 2 ये गलत हो जाएगा, तो सभी गलत हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके डिस्कशन में ये क्या कहना चाह रहा है, उसको इस हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश सरकार संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। ये थोड़ा डीप में पढ़ा रहा है, इतना यूपीएससी के लिए नहीं है काम का, लेकिन ठीक है हम लोग देख रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। तो ये ठीक है कि सदस्यों की संख्या 10 अधिकतम 16 कर दी गई, तो ये हो गया, यानी कि दूसरा गलत हो गया। और इस अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी सदस्यों ने थे। तत्संबंधी नियमों के तहत अतिरिक्त सदस्य 6 में से 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था के उल्लेखनीय कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में ना हो शामिल होने थे। इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है ना, पहला भी सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है, क्योंकि ये लिखा है 20 जून 1892, तो 20 जून ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा है, सही नहीं है, ठीक है। इसके ये विकल्प ठीक नहीं दिए हैं, आपको बताओ, ठीक है, इसके विकल्प ठीक नहीं है, आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी, 3 लागू किया, अच्छा ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, चूंकि ये लागू
3 फरवरी इसको हुआ, इसलिए ये गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इसी टाइप से हैं, आपको आगे चलते हैं, ये पढ़ाते हैं नया क्वेश्चन। इसको देखिए आप लोग, क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, और यही इसका इन अधिनियम का है। तो आप इसको कहेंगे बजट पर बहस करने की अनुमति 1892 में प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये उत्तर इसका सही है, ध्यान रखना। चलिए, तो इसमें मतलब किसमें विधान पर बजट पर बहस करने का, लेकिन पूरक प्रश्न का अधिकार कब दिया गया बताओ। पूरक प्रश्न का अधिकार दिया गया 1909 में। ठीक है, ध्यान रखो, आगे चलते हैं। आगे हम लोग इसके और अध्ययन करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल्स पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई कि पहले 6 दिन पहले नोटिस दो, फिर प्रश्न पूछो, परंतु प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था। ध्यान रखिए, आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ देखते हैं और आगे के क्वेश्चन। MPPSC 2019 का है, तो जो MP का हो वो खुश हो सकता है थोड़ा सा। चलिए, जैसे कि मैं आगे चलता हूँ। अब देखो, यहाँ पूछा गया ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कभी। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, सांप्रदायिक निर्वाचन कब से आरंभ हुआ। तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 से आरंभ हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। अब ये बता रहा है यहाँ कि भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। तो ये हम लोगों ने देखा। अब देखो, ये और बताइए, इसका MPPSC 2017 का क्वेश्चन है ये। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से। ठीक है, तो इसको आप सीधा साधा ध्यान रखें कि ये पृथक मताधिकार के क्षेत्र, इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, पृथक मताधिकार के क्षेत्र से, यानी कि MPPSC को एक ही चीज पसंद है। आप ध्यान रखो, दोनों बार एक ही क्वेश्चन आया। ठीक है, कि पृथक प्रतिनिधित्व वाला, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो ये आप देखते सकते हैं। आगे देखो, आप लोगों ने ये क्वेश्चन UPPCS प्री 2014 का है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। संघीय न्यायालय किस अधिनियम के तहत बनाया गया, बोलिए। संघीय न्यायालय, हाँ, तो इसका आप डी करिए उत्तर। कॉम्पोनेंट में से कोई नहीं, चूंकि संघीय न्यायालय का व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को, तो ध्यान रखो 1 अक्टूबर 1935 को भारत सरकार द्वारा किया गया। और इसके प्रथम न्यायाधीश जो थे वो मैरिस गिबेयर थे, है ना। ये ध्यान रखना, मैरिस गिबेयर थे। और प्रयोग दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है, ध्यान रखिए। आगे क्वेश्चन UPPCS मेंस 2015 का। चलिए, प्रीलिम्स होना चाहिए, अब जो भी है प्रीलिम्स होगा, यहाँ गलती से मेंस लिख दिया शायद इन्होंने। ठीक है, तो भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। ठीक है, किसमें किया गया। ठीक है, हाँ, तो ये 1937 में किया गया, ऊपर ही लिखा है 1 अक्टूबर 1937 में किया गया। तो ध्यान, तो कब किया गया, 1 अक्टूबर 1937 में किया गया। नहीं तो 35 लगाएंगे सब लोग 1935 के अधिनियम को देख करके, तो 35 नहीं 37, और कब 1 अक्टूबर को। ठीक है, यानी कि अब आगे देखो, कह रहा केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया। तो देखो, इधर उत्तर डायरेक्टली लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चूंकि इसमें डायरेक्ट ही दिख ही गया आप लोगों को, आप लोगों की नज़र एकदम गड़ाए बैठे हैं कौए की भांति उत्तर पर, इसलिए बंद कर लिया करो आंखें।
चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो वर्गों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। तो ये कब? 1935 के अधिनियम द्वारा। तो ये स्पष्ट कर दूं आपको, 1935 द्वारा केंद्र में, 1919 द्वारा प्रांतों में, और प्रांतों में समाप्त किया गया 35 द्वारा। तो आरंभ किया गया 1919 द्वारा, लेकिन समाप्त किया गया यहां 35 द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो 1935 किसे किया? अभी सबको मालूम ही है, अभी पढ़ा है। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? इसको हम लोग वैसे कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। IAS प्री प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया, तो सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण सही है। तो 1 और 3 इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो C इसका सही है। आपने यहाँ देखा, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चूंकि इंपॉर्टेंट अधिनियम है तो इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। भारत शासन अधिनियम 1919 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड की कार्यकाल पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना किया गया, जिसके तहत राज्यों में राज्य के विषयों को 2 श्रेणियों में, एक तो आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया। आरक्षित विषयों पर प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, ठीक है। जबकि हस्तांतरित विषय उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति देखे गए, यानी कि प्रांतीय जो विधायिका थी उसको दे दिए गए, और जो आरक्षित थे वो प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के पास रखे गए। मंत्रियों को इसका और उत्तरदायित्व किसको? मंत्रियों को सौंपाया गया। प्रांत साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। और यह भी यूपीएससी में पूछा था अभी कि केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। जहां तक मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का व्यवस्था का सवाल है, तो ये कह रहा है कि इसको 1909 में स्टार्ट किया गया था। तो ये आप लोगों को मालूम ही है ना। बल्कि इस अधिनियम में क्या किया गया 1919 के में, कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन, इन 4 को यहाँ दिया गया था 1919 के अधिनियम के माध्यम से। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये IAS प्री 2017 का क्वेश्चन है कि ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, कि भारत में द्वैध शासन इसका सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो हम डायरेक्ट बताएंगे D को, यानी कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों के 2 वर्गों में विभाजन। चलिए, उपयुक्त की व्याख्या हो गया है। ये भी यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है इसमें, चूंकि है ना। तो ये हम लोगों ने कर लिया है कि कौन कौन से थे, देख लीजिए। आरक्षित और ये तो ये हो चुका है, यानी चूंकि ये क्या है, ये आरक्षित विषय नहीं, ये हस्तांतरित विषय था। तो 2 कट कर दीजिए इसमें, तो ये 2 जहाँ है वो खत्म। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया C सही। आगे चलते हैं। तो यहाँ थोड़े से विषयों को हम थोड़ा सा समझा दें। वैसे हमने आपको डिटेल्स में पढ़ाया था, वहाँ बताया था। देखिए, आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन था, भू राजस्व था, वित्त था, पुलिस था, सिंचाई था। तो सीधे सीधे रखो, देखो पैसा होगा और पुलिस हो गई। पैसा पुलिस है, पैसा है और पुलिस है, और फिर न्याय प्रशासन हो, तो ये बहुत हो गया काम। जबकि सिंचाई भी था, ये भी ध्यान रखना है। हस्तांतरित विषयों में क्या था? तो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और कृषि और स्वास्थ्य, ये 4 चीजें रट के रखो। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन हो गया। तो ये आपको हस्तांतरित और आरक्षित विषय दिए गए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट की? तो इसका उत्तर है D कि 1929 में प्रांतों को स्वायत्त बना दिया गया और केंद्र को, चूंकि विधायी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया था, तो ये दोनों कार्य किए गए। यानी कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विस्तारित और भी स्थापित किया गया। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ 1919 से हो गया था। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर C माना था, ठीक है, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में
परिवर्तित करके डी कर दिया, यानी कि पहले सी मान लिया बाद में डी कर लिया। ठीक है, सुधार दिया गलती मान करके। चलिए, तो यह थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा सा वैसा है कि उस टाइप से कहा तो आपको प्रांतों में करना है, क्योंकि आपका भी उत्तर यही है, ध्यान रखिए। लेकिन आपसे जब पूछ ले कि इस सुस्पष्ट रूप से प्रांतों को और केंद्र में कब किया गया, तो आपको 35 वाला करना है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाएगी, कब बनाएगी? द्विसदनीय भारतीय विधान पालिका का विधान, तो ये 1909 में बनाएगी। ठीक है, इसका उत्तर है, सॉरी 1919 में बनाएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर है सी। ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। एक तो ऊपरी सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया और जिसकी अवधि प्रथम बैठक 5 वर्ष कहलाता था, तथा इस अधिनियम के द्वारा धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। अवधि बैठक इसकी 3 वर्ष थी, केंद्रीय विधानसभा की, यानी कि जो आज लोकसभा है उसकी। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें 140 सदस्यों का प्रावधान किया गया। तो ये सभी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका कौन सी एक्ट के माध्यम से आई? कह रहा है 1961 का, 1919 का। ठीक है, तो इसका उत्तर है सी कि 1919 में केंद्र में कि 1919 में द्विसदनीय विधायिका आई। तो देख लीजिए द्विसदनीय विधायिका कहाँ आई? 1919 में। ठीक है, हाँ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जो क्लियर होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, उनको स्पष्ट करते हैं, इसलिए इनको लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आईएएस के हम लोग कर रहे हैं तो छोटे छोटे एग्जाम का नहीं लेंगे, तो फिर आप छोटे एग्जाम का नहीं करोगे तो देख लीजिए। फिर ये हम लोगों ने 2021 का क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है ना, तो ये हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा इसका डिस्कशन आपको देखना हो तो देख सकते हैं। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। दलित, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो ये मैं बात आपको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन ARO UPRO का है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, थोड़ा अच्छा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो आपको क्या लग रहा है इसका उत्तर बताइए? इसका उत्तर विगत प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन नियम 1919 के तहत। अच्छा सॉरी ये थोड़ा इधर उधर हो गया। इसका उत्तर सी है। ठीक है, इसका उत्तर सी है, यानी कि कौन से सही है? तो दोनों सही हैं। अब इसके उत्तर को पढ़ लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न हो करके लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 में के प्रावधान के अनुरूप 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी आरंभ हो गई। तो इस अधिनियम से, क्योंकि इसी के माध्यम से तो वो यहाँ हुई थी ना, इसी के माध्यम से वो बने थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो हुई पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। तो भारतीय लोग बहुत IAS बन रहे थे उस समय से। ठीक है, तो IAS का क्रेज तब से अभी तक है, आप लोग अभी भी लगे हुए इस चक्कर में। चलिए आगे चलते हैं, ये देखते हैं इसका उत्तर क्या है। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? 1945 का, 1937 का, 1926 का, बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी, कह रहा है A और C। ठीक है, कि इसका मतलब 1926 का और 1945 का केंद्रीय विधानसभा में, ध्यान रखिएगा। तो
प्रश्नगत प्रश्नों में 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। तो 45 का और 26 का दोनों का ध्यान रखना है एक बार। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो भारत शासन 1919 का अंतिम निर्वाचन कब किया गया? तो आप देख ही रहे 1945 में। ठीक है, सी इसका उत्तर है। कह रहे हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? तो आप उसका उत्तर 1935 ये भी होगा कि राष्ट्रपति, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 1935 के अधिनियम से प्राप्त है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, यदि आपने डीम में पढ़ा है तब। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? कि संवैधानिक निरंकुशता, तो ये एमपीपीएससी 2000 इसमें किया गया। ठीक है ना, तो ये इसका उत्तर होगा आपका 1935, संवैधानिक निरंकुशता 1935। और जब इस टाइप का कोई कठिन पूछ ले और संवैधानिक मंदवैधानिक पूछ ले तो 1935 ही लगा दिया करो या 1919, जो भी आपको ठीक लगे उस समय, यदि वहाँ माइनस मार्किंग नहीं है तो। चलिए आगे चलते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। ठीक है ना, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। यानी कि इसी से हमने बहुत सारे चीज़ों को लिया है और हमें बहुत डीप में पढ़ाया है कि क्या क्या व्यवस्थाएं इससे ली हैं, जैसे केंद्र राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, संघीय न्यायपालिका, भारत संघ की स्थापना, संघीय व्यवस्था, ठीक है, संसदीय प्रणाली, ये सब यहीं से ली गई हैं। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है बार बार। कह रहा भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लेखित योजना पर आधारित है? मतलब इनमें से किस उल्लेखना पर आधारित है, किसके आधार पर हुआ था? शक्तियों के विभाजन की बात कर रहा है। ठीक है, अभी जस्ट ही तो अपन लोगों ने पढ़ा है कि शक्तियों का विभाजन किसके माध्यम से? 1935 के माध्यम से। ठीक है, तो सी इसका है। आइए इस 2000 किसमें 2012 में पूछा गया यूपीएससी में, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा, यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ठीक है, ये संघीय विषय है, क्या क्या है वो सब आप ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं। इतर ये है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है क्या? इस अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया। अब देखिए, इसको पढ़िए आप लोग एक बार, फिर आपको उत्तर बताता हूं इसका मैं। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए। गलत। अवशिष्ट विषय किसी थे, तो ये भी गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, है ना। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, तो ये सही है। लेकिन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से नहीं है। तो ये तो विशेषता है, तो क्या नहीं है उसको बताना है। तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को सम्मिलित किए गए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर बी है। आगे देखो, कह रहा संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन लागू कब किससे हुआ गया? तो 1935 आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अब ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, आपको स्पष्ट कर रहे हैं, बार बार वही चीजें याद दिला रहे हैं, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि करना चाहिए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया इसमें 1935 के अधिनियम में। चलिए, यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा है, आप लोग देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था आया? तो यही बताया था मैंने, 1935 से। ठीक है, फिर पूछा 1935 के अधिनियम के द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियां कैसे दी गई? बताइए, गवर्नर जनरल को यूपीएससी का है और यूपीपीसीएस का है, दोनों में 18 में पूछा। यानी कि इसका मतलब ये दोनों देख लेते हैं क्या? नहीं,
एक में 8 में पूछा, एक में 18 में पूछा, 10 साल बाद पूछ लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ एक BCS में आ गया तो ये पढ़ करके देते हैं क्या। चलिए आगे देते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली है। कहाँ से, तो आपको ठीक है बताना है। संयुक्त भारत, भारत संघ, अखिल भारतीय संघ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली है। क्या है बोलो। संयुक्त भारत, यूनाइटेड इंडिया, इंडियन कॉन्फेडरेशन, भारतीय परिसंघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत संघ। बोलिए क्या है, इसका बी होगा जहाँ तक, भारत संघ। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ अधिनियम की थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश प्रांतों के चीफ कमिश्नर और देशी रियासतों से मिलाकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय और कार्यपालिका, एक संसद तथा इसके नीचे प्रांतीय एवं रियासतों की सरकारों का प्रावधान किया गया था। चलिए, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए एक लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। तो उसका उत्तर ये है, देश के लिए एक लिखित संविधान की बात यहाँ थी ही नहीं, क्योंकि संविधान के बनने की इन्होंने बात को यहाँ स्वीकार कहाँ किया था, तो यही इसका उत्तर है। ठीक है ना। तो भारत शासन अधिनियम 1935 देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। तो सबसे पहली बार संविधान के लिए लिखित है ना क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, ध्यान रखिए। अन्य तीनों विकल्प भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित थे। तो तीनों विकल्प भारत सरकार अधिनियम में थे। देख लो एक बार फिर से क्या क्या थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को संवाचित करना, एक संघ की योजना पर विचार करना, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये तीनों सही है। 1935 में थी। चलिए 1935 का गवर्नर क्या लिखा है 1935 का गवर्नमेंट, थोड़ा सा इसने गलत लिख दिया, गवर्नमेंट लिखना चाहिए है ना, पर इसने गलत लिख दिया। तो देखो अपन को भी कंफ्यूज कर रहा है ना। तो देखिए ऐसा भी कभी कभी अपन भी हो जाते हैं। चलिए तो गवर्नमेंट है यहाँ है ना, ये इसने लिखा है गवर्नमेंट। ठीक है, तो 1935 का जो अधिनियम है ना, इसमें क्यों महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसी भारत का विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। गलत यही है पहला इसका सही। ठीक है, ये यूपी लोअर ऐसे ही है, यूपी लोअर मोबर है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए आगे चलता हूँ। ये किताब वाले की गलती है, यूपी लोअर वगैरह की गलती नहीं है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा हंसने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। आगे चलता हूँ। चलिए तो ये सब इसलिए इसके मजा ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग हंस रहे, बहुत देर से हम लोग लगे हुए हैं। आगे चलते हैं। भारत का संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लिया गया है। एक तो संघात्मक सरकार लिया गया है। संघात्मक सरकार का मतलब केंद्र और प्रांत। ठीक है, ये संघीय सरकार है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना यानी कि द्विसदनीय स्थापना, ये वाली बात। प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, द्विसदनीय प्रांतीय विधानमंडल है ना। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन अनुसूचियों के माध्यम से किया हम लोगों ने। फेडरल न्यायालय की स्थापना। ठीक है, ये सभी हमने यहाँ 1935 से लिया है। तो ये पूछा जाता है कि क्या क्या लिया है, तो ये बार बार आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ाया था। यदि आपने मेरे नोट्स डिटेल से में पढ़ी हैं तो जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ एक एक तथ्य को वहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये आपका 1935। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सी है इसका उत्तर। तो ये आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार हम लोगों ने आज क्वेश्चन डिस्कशन किए और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। बस यही आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, और संस्कृत ऑप्शनल जो पढ़ना चाहते हैं वो हमसे संस्कृत ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं। ओके मित्रों।
चलिए, तो आप लोग आज इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और आगे भी इसी प्रकार हम लेकर के आते रहेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद।